प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। मैक्सिको कनाडा से अवैध रूप से अमेरिका में घुसने वाले भारतीयों का डेटा सामने आया है। साल 2022-23 के दौरान 96,917 लोगों को अमेरिका में घुसते हुए पकड़ा गया। अमेरिकी सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा की तरफ से जारी आंकड़ों में बताया गया है कि पिछले साल अक्टूबर से लेकर इस साल सितंबर के अंत तक इतनी संख्या में भारतीयों को अमेरिका में सीमा पार करते हुए पकड़ा गया। इनमें से 30,010 कनाडा में पकड़े गए और 41,770 मैक्सिको सीमा पर पकड़े गए। शेष बचे भारतीयों को अन्य जगहों पर पकड़ा गया। अमेरिकी एजेंसियों की यह डाटा तब सामने आया है जब गुजरात पुलिस गलत तरीके से अमेरिका भेजने वाले कुछ मामलों की जांच कर रही है। अमेरिका जाने में लापता हुए 9 गुजरातियों का मामला हाई कोर्ट में लंबित है। 2019-20 की अवधि में अमेरिका की सीमा से पकड़े गए भारतीयों की संख्या केवल 19,883 थी, जिसकी तुलना में 22-23 की अवधि में 5 गुना अधिक लोग पकड़े गए हैं। अब तक यह माना जाता था कि ज़्यादातर भारतीय मैक्सिको सीमा के जरिए अमेरिका में प्रवेश करते हैं, लेकिन यूसीबीपी द्वारा जारी आंकड़े कुछ अलग ही तस्वीर पेश करते हैं। अमेरिकी कानून प्रवर्तन एजेंसी के ये आंकड़े केवल सीमा पार करते हुए पकड़े गए लोगों के हैं। अमेरिका में घुसने में सफल रहने के बाद जिन भारतीयों को पुलिस ने पकड़ा है, अगर उन लोगों को भी जोड़ दिया जाए तो कुल संख्या अधिक हो सकती है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने गुजरात पुलिस के एक अधिकारी के हवाले से प्रकाशित रिपोर्ट में कहा है कि अमेरिका की तरफ से दिए गए आंकड़े सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है, क्योंकि अगर एक व्यक्ति सीमा पर पकड़ा जाता है तो उसके सामने से बिना पकड़े गए 10 लोग पार हो जाते हैं। भारत से अवैध रूप से अमेरिका जाने वाले ज़्यादातर लोग गुजराती और पंजाबी हैं। कनाडा या मैक्सिको सीमा पर गिरफ्तार किए गए लोगों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। इसमें 4 श्रेणियाँ शामिल हैं: नाजायज़ बच्चे, परिवार के सदस्यों वाले बच्चे, पूरा परिवार और एकल वयस्क। 2022-23 में सीमा पर पकड़े गए लोगों में सिंगल अडल्ट की सर्वाधिक है। इनकी संख्या 84,000 रही। पिछले 2 सालों में अवैध रूप से अमेरिका में घुसने की कोशिश में कुल 9 गुजरातियों की जान जा चुकी है। कोविड खत्म होने के बाद आप्रवासन में वृद्धि हुई है। वहाँ की नीति के अनुसार अवैध रूप से अमेरिका में प्रवेश करने वाले लोगों को बिना शरण और सुनवाई के निर्वासित किया जा सकता है। आइए अब हम गाज़ा पट्टी के बारे में बात करें। गाज़ा पट्टी में अब इसराइल के ज़मीनी हमले तेज होते जा रहे हैं। गुरुवार को जो बयान इसराइल डिफेंस फोर्सेज IDF की तरफ से दिया गया है, उससे तो कम से कम यही इशारा मिलता है। IDF के प्रवक्ता डैनियल हंगारी ने कहा है कि इजरायली सेना योजना के अनुसार गाज़ा में आगे बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि हमास के कब्जे और घनी आबादी वाले फिलिस्तीनी क्षेत्र में गाज़ा को चारों तरफ से घेर लिया है। इस पर हमास की तीखी प्रतिक्रिया आई है। हमास ने कहा कि अगर इजरायली सैनिकों ने घुसपैठ की कोशिश की तो फिर उनकी लाश वापस आएगी। IDF के प्रवक्ता डैनियल हंगारी ने कहा, IDF गाज़ा शहर में आगे बढ़ रहा है, हमास के साथ आमने सामने की लड़ाई कर रही है, लड़ाई को और गहरा कर रही है, लड़ाई हमारी योजना के अनुसार आगे बढ़ रही है। इजरायली सेना ने पिछले शुक्रवार को विस्तारित ज़मीनी हमला शुरू किया। इससे हमास के खिलाफ युद्ध का दूसरा चरण कहा और तब से गाज़ा में IDF ने महत्वपूर्ण प्रगति की है। 162वें बख्तरबंद डिवीज़न के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल इज्जी कोहेन ने कहा कि हम गाज़ा शहर के दरवाजे पर हैं। दूसरी ओर हमास की सैन्य शाखा यजीदीन अल कसम ब्रिगेड ने इसराइल को चेतावनी दी है। हमास ने कहा कि उसके सैनिक काले बैग में घर जाएंगे। इसके प्रवक्ता अबू ओदेबा ने कहा है कि गाज़ा इसराइल के इतिहास का सबसे बड़ा सांप साबित होगा। संघर्ष फैलने की बढ़ती आशंकाओं के बीच उत्तरी इजराइल शहर पर रॉकेटों की बमबारी के बाद लेबनान में इसराइल और हिजबुल्लाह लड़ाकों के बीच गोलाबारी हुई। USA टुडे की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा है कि करीब 400 अमेरिकी नागरिक तुरंत क्षेत्र छोड़ने की मांग कर रहे हैं। अगर आप उनके परिवारों के सदस्यों को भी शामिल कर ले तो कुल संख्या 1,000 से अधिक हो जाएगी। बुधवार को ऑस्ट्रेलिया, बल्गारिया, फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका के अधिकारियों ने अपने नागरिकों की पहली सूची की घोषणा की, जो रफा सीमा के माध्यम से गाज़ा छोड़कर मिस्र चले गए। पत्रकारों की सुरक्षा करने वाली समिति ने कहा कि गुरुवार तक इजरायली बमबारी में कम से कम 33 पत्रकार मारे गए हैं। बुधवार को संयुक्त राष्ट्र ने बताया कि गाज़ा और राफा के बीच सीमाएं खुलने के बाद से अब तक 227 शानदार ट्रकों को गाज़ा में जाने की अनुमति दी गई है, जिसमें पानी, भोजन और दवा ले जाने वाले 10 ट्रक शामिल थे। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि विस्तारित इजरायली जमीनी अभियानों ने गाज़ा उत्तरी गाज़ा को शेष पट्टी से काटकर पहले से ही जटिल स्थिति को और जटिल बना दिया है, जिससे उत्तर में लगभग 3 लाख आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों तक मानवीय सहायता नहीं पहुंच पा रही है। इस बीच गाज़ा में कनेक्टिविटी धीरे धीरे बहाल हो रही है। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया कि गाज़ा में इंटरनेट और संचार सेवाएं बार बार बाधित की गई हैं। मानवीय सहायता एजेंसी ने चेतावनी दी है कि ब्लैकआउट से उनका काम बुरी तरह से बाधित होगा। हमास के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि फ़लस्तीनियों की मौत का आंकड़ा 8,805 तक पहुंच गया है, जबकि वेस्ट बैंक के अधिकारियों ने इजरायली बलों द्वारा वेस्ट बैंक में 130 फ़लस्तीनियों की हत्या की पुष्टि की है।
गाज़ा में अब तक कम से कम 3,648 बच्चे और 2,127 महिलाएं मारी गई हैं, जबकि 22,240 से अधिक फिलिस्तीनी घायल हुए हैं। आइए हम अपने दिल्ली के बारे में बात करें। इन दिनों देश की राजधानी दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में हवा जहर का रूप ले चुकी है। ऐसी आबोहवा में लोगों को सांस लेने में समस्या हो रही है। स्विस समूह IQ एयर के मुताबिक दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की रियल टाइम लिस्ट में नई दिल्ली फिर से शीर्ष पर है। शुक्रवार को राजधानी के AQI को 640 पर खतरनाक श्रेणी में रखा गया है। आज नई दिल्ली में वायु गुणवत्ता विश्व स्वास्थ्य संगठन के वार्षिक वायु गुणवत्ता दिशा निर्देश मूल्य से 53.4 गुना अधिक थी। उधर बढ़ते प्रदूषण के बीच दिल्ली सरकार ने बैठक बुलाई, जिसमें ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान ग्रैप का तीसरा चरण को कड़ाई से लागू कराने के लिए चर्चा हुई। इससे पहले गुरुवार को पूरे NCR में ग्रैप के तीसरे चरण के तहत 8 सूत्रीय कार्य योजना को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया। ऐसे में सवाल उठते हैं कि आखिर ग्रैप क्या होता है, ग्रैप कार्य योजना में कितने चरण होते हैं, दिल्ली में लागू तीसरा चरण क्या है। पिछले कुछ वर्षों में देश की राजधानी दिल्ली अक्टूबर-नवंबर के महीनों में गैस चैम्बर बनती रही है। इस समय पर हवा की गुणवत्ता बताने वाला वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI खतरनाक श्रेणी में बना रहता है, जिससे लोगों के बीमार होने का भी खतरा बना रहता है। इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए 2 दिसंबर 2016 में MC मेहता बनाम भारत संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। आदेश के अनुसार विभिन्न वायु गुणवत्ता सूचकांक के तहत क्रियान्वयन के लिए ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी ग्रैप तैयार किया गया है। राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक में AQI की कई श्रेणियों में शामिल किया गया है, जिसमें मध्यम और खराब, बहुत खराब और गंभीर शामिल हैं। गंभीर प्लस या आपातकालीन की एक नई श्रेणी बाद में जोड़ी गई। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को पर्यावरण प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण प्राधिकरण के जरिए ग्रैप के कार्यान्वयन के लिए अधिसूचित किया गया है। ग्रैप को दिल्ली NCR में प्रतिकूल वायु गुणवत्ता के 4 विभिन्न चरणों के हिसाब से बांटा गया है। ग्रैप का चरण 1 उस वक्त लागू होता है जब दिल्ली में AQI का स्तर 201 से 300 के बीच होता है। ग्रैप का दूसरा चरण उस परिस्थिति में प्रभावी होता है जब राजधानी में वायु गुणवत्ता सूचकांक 301 से 400 के बीच बहुत खराब मापा जाता है। चरण 2 के तहत कार्रवाई AQI के 301 से 400 के अनुमानित स्तर तक पहुंचने से कम 3 दिन पहले शुरू की जाती है। चरण तीसरा गंभीर वायु गुणवत्ता के बीच लागू किया जाता है। इस वक्त दिल्ली में AQI 401 से 450 के बीच होता है। ग्रैप के चरण तीसरे के तहत कार्रवाई AQI के 400 से अधिक के अनुमानित स्तर तक पहुंचने से कम 3 दिन पहले शुरू की जाती है। ग्रैप कार्य योजना का अंतिम और चरण चौथा गंभीर प्लस वायु गुणवत्ता की परिस्थिति में लागू किया जाता है। इस दौरान दिल्ली में AQI स्तर 450 से ज़्यादा होना चाहिए। दूसरी ओर तीसरे चरण की तरह चरण चौथा के तहत कार्रवाई AQI के 450 के अनुमानित स्तर तक पहुंचने में कम 3 दिन पहले की शुरुआत की जाती है। ग्रैप पर बनाई गई उप समिति अग्रिम कार्रवाई को योजना बनाने के लिए समय समय पर बैठक करती है। इसके साथ ही उप समिति मौजूदा वायु गुणवत्ता और AQI पूर्वानुमान के आधार पर विभिन्न प्रावधानों को लागू करने के लिए आवश्यक आदेश जारी करती है। उप समिति ग्रैप के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार विभिन्न एजेंसियों द्वारा की गई कार्रवाई की भी समीक्षा करती है। NCR में आने वाले राज्यों और दिल्ली के मुख्य सचिव अक्सर ग्रैप के कार्यों को कार्यान्वयन की समीक्षा करेंगे, खासतौर से जब हवा की गुणवत्ता गिरती है या गंभीर प्लस श्रेणी में गिरने की आशंका होती है। गुरुवार को दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 352 रहा। मौजूदा वायु गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए और क्षेत्र में वायु गुणवत्ता में आगे गिरावट को रोकने के लिए उप समिति ने 2 नवंबर को ग्रैप 3 के तहत सभी कार्रवाई को तत्काल प्रभाव से पूरे NCR में लागू करने की बात कही। यह चरण गंभीर वायु गुणवत्ता यानी AQI 401 से 450 के बीच होने पर लागू किया जाता है। बता दें कि 2022 में ग्रैप का चरण 3 अक्टूबर के महीने में ही लागू किया गया था। इस साल संशोधित ग्रैप का चरण 3 नवंबर में लागू किया गया है। ग्रैप 3 के तहत 8 सूत्रीय कार्य योजना 2 नवंबर से पूरे NCR में तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। इस 8 सूत्रीय कार्य योजना में विभिन्न एजेंसियों, NCR के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और DPCC की ओर से किए जाने वाले कदम शामिल हैं। ये कदम इस प्रकार से है: सड़कों की मशीन वैक्यूम आधारित की जाने वाली सफाई की संख्या बढ़ाना, सड़कों पर विशेषतः पर हॉटस्पॉट ज़्यादा यातायात वाले रास्तों पर पीक ट्रैफिक वाले घंटों से पहले धूल रोकने के साथ रोज़ पानी का छिड़काव, इकट्ठा की गई धूल आदि को निर्धारित स्थलों या लैंडफिल में डालना, सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को बढ़ाना, पीक टाइम से इतर यात्रा को प्रोत्साहित करने के लिए अलग अलग दरें शुरू करना, कुछ अपवादों को छोड़कर निर्माण और तोड़फोड़ गतिविधियाँ प्रतिबंधित करना, स्टोन क्रशर का संचालन बंद करना, NCR में खनन और संबंधित गतिविधियों को बंद रखा जाए। दिल्ली और गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल LMV 4 पहियों पर प्रतिबंध।
एनसीआर में 5वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए स्कूलों में कक्षाएं बंद करने और ऑनलाइन मोड में कक्षाएं संचालित करने का विकल्प। आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद। शब्बा खैर।